हेलो, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे क्रेब्स साइकिल। ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। ओके, तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ये भी इरिवर्सिबल है क्योंकि ये इसमें 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। ऑक्सीडेशन होता है 4 स्टेप्स पे। 3 में NADH इन्वॉल्व होता है, एक में FADH2 इन्वॉल्व होता है। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन होता है 2 स्टेप्स में। ये रेगुलेटेड है, एम्फीबॉलिक है और इसमें 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यूकैरियोट्स में क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और प्रोकैरियोट्स में साइटोसॉल में। ऑलराइट, अब आते हैं टीसीए साइकिल में। ओके, तो क्या होता है? एसिटाइल कोए, जो कि हमें पता है कि 2 कार्बन कंपाउंड है, राइट। एसिटाइल कोए साइट्रेट बनता है। ओके, हाउ? एसिटाइल कोए प्लस 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट मिलके 6 कार्बन का साइट्रेट बनता है। ऑलराइट, अभी साइट्रेट से एक H2O निकलता है। 2A जो स्टेप 2 है, ये तो हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले वाले रिएक्शन में क्या होता है कि एकोनिटेज करके एक एंजाइम है, उसके हेल्प से साइट्रेट सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है और फिर सिस एकोनिटेट आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनता है सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए से बनता है सक्सीनेट, सक्सीनेट से बनता है फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से बनता है मैलेट, मैलेट से फिर से बनता है ऑक्सैलो एसीटेट और ये ऑक्सैलो एसीटेट एक और एसिटाइल कोए के साथ लिंक होकर फिर से साइट्रेट बनता है और ऐसे साइकिल कंटिन्यू होता है। यहाँ पे साइट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, सिस एकोनिटेट भी 6 कार्बन का है, आइसोसाइट्रेट जो होता है वो भी होता है 6 कार्बन का, अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है 5 कार्बन का, सक्सिनाइल कोए होता है 4 कार्बन का और इसके बाद सारे के सारे 4 कार्बन होते हैं। ऑलराइट, तो अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सैलो एसीटेट साइट्रेट सिंथेज करके एक एंजाइम है, उसके हेल्प से साइट्रेट बनाता है। इसमें क्या होता है? इसमें H2O एक ज्वाइन करता है और कोए SH निकल जाता है। ये कोए था, ये कोए निकल जाता है SH ग्रुप के साथ। ऑलराइट, तो बनता है साइट्रेट। साइट्रेट के साथ क्या होता है फिर? जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 2, जैसे मैंने बोला कि वो 2 स्टेप में डिवाइडेड है। 2A जो है एकोनिटेज एंजाइम साइट्रेट को सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट करता है और ये स्टेप में एक H2O का रिमूवल होता है। 2B में क्या होता है? एकोनिटेज सिस एकोनिटेट से आइसोसाइट्रेट बनाता है, जो कि साइट्रेट का एक आइसोमर है। इस स्टेप में क्या होता है? इसमें एक H2O फिर से ज्वाइन करता है। ऑलराइट, ओके, तो आप देखेंगे कि 2A में वाटर निकल रहा है, 2B में वाटर अंदर फिर से आ रहा है, लेकिन ये 2 स्टेप में जो होता है कि साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनता है। आइसोसाइट्रेट इज अ क्या बोलते हैं, एक आइसोमर है साइट्रेट का। ऑलराइट, अभी आइसोसाइट्रेट से बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन का है। मतलब कि एक कार्बन निकल गया। एक कार्बन कैसे निकलता है? CO2 के फॉर्म में। ये क्रेब्स साइकिल का पहला डीकार्बोक्सिलेशन है और ये एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। ये पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है। पहला अगर आपको याद होगा तो एसिटाइल कोए जब बना था पाइरूवेट से तब हुआ था पहला ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे भी होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बनता है, NADH
प्लस H प्लस बनता है, राइट। मैंने सारी जगह पे सिर्फ NADH ही लिखा है, लेकिन याद रखना कि वो NADH प्लस H प्लस बनता है। ओके इसके बाद क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट बना जो कि 5 कार्बन का बना। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए बनता है। इसमें क्या होता है, ये सक्सिनाइल कोए देखिए 4 कार्बन का है, मतलब कि एक और CO2 का रिलीज हुआ होगा। तो क्या होता है कि कोए SH, ये वाला जो कोए SH निकला था वही आके फिर से यहाँ पे ज्वाइन करता है ताकि सक्सिनाइल कोए बन सके। और यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बनता है। ओके और ये वाला जो जो आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटाराइड बना, वहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व था वो था आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और अल्फा कीटोग्लूटारेट से जो सक्सिनाइल कोए बना उसमें इन्वॉल्व होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स। ओके अभी आया सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बनता है। सक्सिनाइल कोए से सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से सक्सिनेट बनता है। क्या होता है, कोई जीडीपी में कन्वर्ट होता है, या फिर कुछ केसेस में एटीपी में कन्वर्ट होता है। ये डिपेंड करता है जीटीपी यूज़ होगा या एडीपी यूज़ होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सक्सिनाइल कोए है। ओके और एक और चीज़ यहाँ पे होती है, एसएच ग्रुप निकल जाता है। ऑलराइट ओके कोए एसिड जुड़ा था वो एसएच ग्रुप निकल जाता है तो सक्सिनेट बनता है। अभी क्या होता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। उसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा एक वन ओनली रिएक्शन है जहाँ पे FAD से FADH2 बनता है। ओके ऑलराइट अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फ्यूमरेट से मैलेट बनता है। फ्यूमरेट से मैलेट में फ्यूमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है और एक H2O का एडिशन होता है। ओके अभी मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से। तो NAD प्लस से NADH फिर से कन्वर्ट होता है। ओके फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए मिलके एक और रिएक्शन शुरू करते हैं, एक और साइकिल शुरू करता है। ऑलराइट ओके तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक डिकार्बोक्सिलेशन, 2 डिकार्बोक्सिलेशन का स्टेप्स हैं। फिर ये 1 2 3 4 ऑक्सीडेशन सॉरी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स यूज़ होते हैं, मतलब कि यहाँ पे 4 ऑक्सीडेशन स्टेप्स हैं। ऑलराइट ओके अभी थोड़ा ये साइकिल के बारे में और एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक और बार। यहाँ पे मैंने स्टेप्स के कौन से स्टेप में कैसे टाइप का रिएक्शन हो रहा है वो मैंने मेंशन करा है। पहले स्टेप में कंडेंसेशन हो रहा है, साइट्रेट और एसिटाइल कोए कंडेंस कर रहे हैं साइट्रेट सिंथेज एंजाइम के हेल्प से। 2A में डिहाइड्रेशन होता है और 2B में हाइड्रेशन होता है और एंजाइम इन्वॉल्व है एकोनिटेज। थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के हेल्प से। फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन फिर से होता है और यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, GDP से GTP बन रहा है या फिर ADP से ATP बन रहा है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। ऑलराइट वन सेक, यहाँ पे सक्सिनाइल कोए होगा। वन सेकेंड, ये मैं थोड़ा करेक्शन कर देती हूँ। सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। ओके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सिक्स्थ स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से। सेवेंथ स्टेप में हाइड्रेशन होता है फ्यूमरेज एंजाइम के हेल्प से। एंड एट्थ स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से। ऑलराइट ओके अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप में। अच्छा तो यहाँ पे मैंने कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दे के रखे हैं सारे स्टेप्स के बारे में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्पॉन्टेनियस स्टेप होता है वो होता है स्टेप 1, जिसमें
एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट मिलके साइट्रेट बनाता है। साइट्रेट सिंथेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है एटीपी, एनएडीएच और सक्सिनाइल कोए। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप जो होते हैं वो रेगुलेटरी होते हैं। आप अगर नोटिस करोगे तो वो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एक बार अगर मैं दिखा दूँ तो ये फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल है, थर्ड और ये फोर्थ इरिवर्सिबल है, बाकी सारे के सारे स्टेप रिवर्सिबल है। तो मतलब ये जो 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप रेगुलेटरी है। ऑलराइट, ओके। एकोनिटेज जो एंजाइम है उसको फ्लूरोसाइट्रेट करके एक कंपाउंड रिवर्सिबली इनहिबिट करता है। ठीक है, रिवर्सिबली मतलब कि उस फिर से वो एक्टिव फॉर्म में आ सकता है। ऑलराइट, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को एटीपी एनएडीएच इनहिबिट करता है। अगर हाई एटीपी कंसेंट्रेशन हो जाए, एनएडीएच कंसेंट्रेशन हो जाए तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटेड हो जाएंगे। स्टेप 5 जो है ओनली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है टीसीए में। ऑलराइट, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इसको इनहिबिट करता है एटीपी, एनएडीएच, सक्सिनाइल कोए। स्टेप 5 के बाद से और कोई रेगुलेटरी स्टेप नहीं है, क्योंकि इसके बाद से रीजेनरेटिव पाथवे शुरू होता है। मतलब यहाँ तक स्टेप 1 से स्टेप 5 तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक प्रोसेस को चालू कर रहे थे, लेकिन यहाँ से जो होता है 5 के बाद से जितने भी स्टेप्स हैं वो उसमें हम रीजेनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं साइट्रेट को। तो ये वाले पाथ को बोलते हैं रीजेनरेटिव पाथवे। ऑलराइट, ओके। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है मेलोनेट। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या है, वो सब हम एंजाइम में डील करेंगे। अभी अगर आप लोग ज़रा देखें, इसको मैंने बोला था कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो साइट्रेट है ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए 3 COO माइनस है, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसीलिए बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ऑलराइट, ओके। तो अभी ये जो साइट्रेट होता है उसके जो पहले 2 जो कार्बन होते हैं, ये CH2 और COO माइनस, ये आता है एसिटाइल कोए से, और बाकी का जो आता है वो आता है ऑक्सैलो एसीटेट से। ऑलराइट, अभी जब पहला जो डिकार्बोक्सिलेशन होता है थर्ड स्टेप में, उसमें ये वाला जो COO माइनस है ये ग्रुप CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, एंड सेकेंड वाला जो डिकार्बोक्सिलेशन है फोर्थ स्टेप में, वो ये लास्ट वाला COO माइनस ये निकलता है CO2 के फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या होगा कि सिर्फ आप बाद में आप देखोगे कि सिर्फ इतना वाला जो पार्ट है ये CH2 COO माइनस और यहाँ से CH3 ये वाला जाएगा नेक्स्ट वाले रिएक्शन में। ओके, ऑक्सैलो एसीटेट के फॉर्म में। ऑलराइट, तो उसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट वाले स्टेप में ये यहाँ से COO माइनस निकलेगा। ओके, तो ऐसे करके अगर आप ये रिएक्शन अगर चलता रहे, ये साइकिल अगर कंटिन्यूस चलता रहे, तो क्या होगा, अगर एसीटेट को आपने लेबल कर दिया, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे मैंने एसीटेट को लेबल कर दिया था, तो फर्स्ट राउंड में कोई लेबल्ड CO2 नहीं निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में देखो यहाँ से एक CO2 निकलेगा, यहाँ से एक CO2 निकलेगा, ये वाला तो निकल ही नहीं रहा है ना, तो फिर कोई भी लेबल CO2 नहीं निकलेगा। लेकिन फोर्थ राउंड तक सारे लेबल CO2 निकल जाएंगे, क्योंकि ये जब चलता चला जाएगा तब ये उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है वो इस वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो इस तरह से सारे जो CO2 हैं वो फोर्थ राउंड तक निकल जाएंगे सारे। ओके, ऑल लेवल CO2 निकल जाएंगे। ओके, अभी आते हैं हम एनर्जी इक्विवेलेंट पे। ATP इक्विवेलेंट करके हम निकालेंगे तो कैसे ये चलता है। अगर आप एक एसिटाइल कोए से देखो तो फिर हमें 2 CO2 निकल रहा है, राइट, 2 CO2 का मॉलिक्यूल निकल रहा है। ओके, तो एक एसिटाइल कोए से 2 CO2 निकालने के लिए हमें कितने लगे, 3 NADH लगे, मतलब एक साइकिल में 3 NADH लगे, 1 FADH2 लगा और 1 GTP या फिर ATP लगा, राइट। ओके, मतलब इतने लगा नहीं, ये वाले प्रोड्यूस्ड हुए, NAD से NADH प्रोड्यूस हुए 3 बार,
डी से FADH2 प्रोड्यूस हुए एक बार, और GTP से GTP और या फिर ADP से ATP एक बार प्रोड्यूस हुआ। तो फिर अगर हम मान के चलें, जो हमें पता है ये 1 NADH इक्वल्स टू 2.5 ATP इक्विवेलेंट, और 1 FADH2 जो होता है वो 1.5 ATP इक्विवेलेंट होता है, राइट। तो फिर कैलकुलेशन कर क्या निकलेगा, 3 × 2.5, क्योंकि 3 NADH प्रोड्यूस हुए, एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ, मतलब 1.5 एंड 1, तो मतलब टोटल का 10 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी मेरा प्रोड्यूस हुआ। ओके, अभी अगर एक पाइरूवेट से हम कितने CO2 निकले ऐसा अगर देखें, तो एक पाइरूवेट से एक एसिटाइल कोए बनता है, उसके लिए 1 NADH लगता है, राइट, मतलब 2.5 ATP इक्विवेलेंट, और 1 एसिटाइल कोए से 2 CO2 हमने अभी अभी देखा 10 ATP इक्विवेलेंट होता है, मतलब 10 ATP इक्विवेलेंट, तो टोटल कितना हुआ 12.5 ATP इक्विवेलेंट। ओके, अभी आते हैं हम 1 ग्लूकोज से 4 CO2 कैसे निकला ये देखेंगे हम। 1 ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट फॉर्म होता है, हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में। तो 2 पाइरूवेट से 2 एसिटाइल कोए फॉर्म होगा, क्योंकि एक पाइरूवेट से एक एसिटाइल कोए फॉर्म होता है, दूसरे पाइरूवेट से दूसरा एसिटाइल कोए फॉर्म होगा, और एक एसिटाइल कोए से हमने देखा था 2 CO2 फॉर्म होता है, तो फिर 2 एसिटाइल कोए से 4 CO2 फॉर्म होंगे। तो फिर अभी हम देखते हैं टोटल, एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट में हमने ग्लाइकोलिसिस में ही देख लिया था 7 ATP प्रोड्यूस्ड होता है, राइट। अभी 2 पाइरूवेट से 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, उसे 2 एसिटाइल कोए बना, मतलब कि 2 NADH लगेगा। 1 पाइरूवेट से 1 एसिटाइल कोए में 1 NADH लगा था, तो या फिर यहाँ पर 2 NADH लगेगा, मतलब कि 5 ATP, 2 × 2.5 5 ATP। अभी 2 एसिटाइल कोए से 4 CO2, हमने देखा था 1 एसिटाइल कोए से 2 CO2 में 10 ATP लगता था, तो इसका मतलब होगा कि 2 एसिटाइल कोए से 4 CO2 में 10 × 2 20 ATP इक्विवेलेंट लगेंगे। अभी अगर हम टोटल करें सबका, तो फिर हमें मिलता है 7 + 5 + 20 दैट इज़ 32 ATP इक्विवेलेंट मिलता है हमें फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें मैक्सिमम 2 ATP इक्विवेलेंट मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि इसीलिए हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन हमें बहुत सारे ATP इक्विवेलेंट देते हैं, और हमारे बॉडी को बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ओके, ऑलराइट, अभी चलते हैं। ओके, तो यही तक इसका ये डिस्कशन रहा। क्रेब्स साइकिल यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।